अभी हम देख लेते हैं साइंस के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे मैथ के। तो जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 96 नंबर क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो हम देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन से। इसमें जो क्वेश्चन पहला ही पूछा गया था, जो एल्कोहली किडवन जो ईस्ट में मिलती है निम्नलिखित में से अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया दे रखी है, इसमें से बताइएगा जो ए और बी है ये कौन सी एंजाइम है जो इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे पायरुविक अम्ल है वो एसीटैल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, तो वो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण हो रहा है। बाकी एसीटैल्डिहाइड है वो डायरेक्टली आपके दारू यानी एथिल अल्कोहल में चेंज हो रहा है, तो ये किस एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये होगा जो पायरुविक अम्ल है वो एसीटैल्डिहाइड में हो सकता है, जो पायरुविक आपका डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। बाकी एथिल अल्कोहल है वो आपके एसीटैल्डिहाइड से बन रहा है, तो वो एंजाइम हो जाएगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER की बुक चलती है बायोलॉजी की 12th क्लास से। ठीक है, अच्छा NCERT में देख सकते हैं उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये टॉपिक आपके 9-10वीं क्लास तक तो है नहीं। ये ईस्ट वगैरह की जानकारी मिल जाएगी लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। 97 नंबर क्वेश्चन था सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अंडे के खोल के साथ, तो अंडे का खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ है अभिक्रिया करता है, तो वो कौन सी गैस उत्पन्न करेगा, तो वो CO2 करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तो 10th में दे रखा है, ये ऐसे बोल सकते हैं NCERT या अच्छा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है क्लास 10th में। ठीक है, नेक्स्ट है ये 98 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था 2 किलोग्राम का आपको द्रव्यमान दे रखा था किसी पिंड का, और ये कह रहा है विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे हम धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाएगा, और जी का मान दे रखा था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप MGH से निकाल दीजिएगा। द्रव्यमान दे रखा है आपका 2 किलोग्राम, और आपका और क्या दे रखा है, और जी का मान दे रखा है 10, और H यानी ऊंचाई दे रखी 5 मीटर, तो ये आ जाएगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 9th क्लास में से पूछा था NCERT से। अब ये तो रैंडमली उसने उठा लिए, जितने भी रोग के चैप्टर दे रखे हो कोई भी हो तो वहाँ से उठा लिए इन्होंने, और बोला है कि आपको जीवाणु जनित रोग बताइएगा आप, तो इसमें से कौन कौन से उदाहरण। तो देखो कुष्ठ हो, डिप्थीरिया हो, क्षय रोग हो, टिटनेस, ये सभी हो जाएंगे जो जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। तो इसमें जंतु की बात होती है, तो जो हमारा लीवर है वही ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है भोजन को। अगर यहाँ पर कोई पशु या कह सकते जानवरों की बात करता, यानी ओवरऑल देखा जाए पशु की बात करते हैं, वो पशु ही घास खाते हैं तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है, तो ये उससे संबंधित हो जाता है। लेकिन हालांकि इसमें बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है, तो वो ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि व्यंजन क्रिया के लिए व्यंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक क्या होगा, तो वो से बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही तो हो जाएगा ना, CaOCl का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि हम जब सूत्र लिखते हैं ना, आपने देखा होगा NCERT में इस प्रकार लिखा हुआ है CaOCl2, इसे ही बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से असंपर्क बल कौन सा नहीं है, तो फिर संपर्क बल होगा, तो संपर्क बल तो फिर घर्षण ही होगा। ये कह रहा है श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है और भक्षणकारी होता है, तो वह है, तो वो ये हो जाएगा एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। ठीक है, ये WBC के प्रकार होते हैं ना, उनमें से पूछा था, जो एक कड़काणु होती है एक अकड़काणु, तो उनमें से पूछा था। जो आपकी मोनोसाइट होती हैं वो यानी उसमें जो बड़ा केंद्रक मिलता है, और ये बात सही है। ये देखो आप चाहे तो NCERT 11th क्लास की बात कर लें, या आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक दे रखी है उसमें भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, तो हम कहीं घट जाएगा। इसमें से बताना कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो सेलुलोज प्राकृतिक है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, लेकिन रेयोन होगा वो कृत्रिम हो जाएगा। क्वाशियोकोर रोग है किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि एक मेरास्मस रोग होता है वो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से। इसमें पूछा था सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु कौन से होंगे, ऐसे ये 4 ऑप्शनों में से। तो आप इसका ऐसे कह सकते हैं कि जब हम मूल निकालते हैं तो क्या कहते हैं, जो दिया गया पदार्थ की मात्रा यानी ये दे रखे हैं और जिनके ये तत्व दे रखे हैं इनके परमाणु भार नीचे आ जाएंगे, और जिसके ज़्यादा मूल निकल के आएंगे वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं निकाल के बता देता हूँ, इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा। हमें दी गई मात्रा कितनी है, ग्राम में 12,
और इसका हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 4, काटेंगे तो 3 मोल आएगा, यही सर्वाधिक आएगा, इसके अलावा किसी का नहीं आएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी आप निकाल सकते हो, जैसे इसकी बात करें 4 ग्राम दे रखा है, हीलियम का वो परमाणु द्रव्यमान 4 होगा तो काटेंगे तो 1 मोल आएगा। इसका देखिए 46, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 11 दूनी 22 होता है, लेकिन 23 लिखते हैं तो इसका 2 आएगा मोल। और इसे तो ये तो पॉइंटों में आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये आपकी 10th तक बुकों में नहीं लिखा होगा। सेवाल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति के बारे में 11th ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें हो जाए सेलुलोज, गेलेटेंस और मेनास बोलते हैं इसे। ये कह रहे सार्वत्रिक ग्राही हृदय समूह जिसमें कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं, यानी ग्राही का मतलब हो जाएगा ए बी रक्त समूह। तो इसमें तो हम ये कहेंगे एंटीजन ए बी तो पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रतिरक्षी ए बी होते हैं ना, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये रीट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 की परीक्षा जो आपकी हुई थी, रीट हुई थी, यानी री एग्जाम हुआ था रीट का, तो उसमें पूछा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका होगा जिसमें ½ होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी CaSO4 ½ ये आपका देखो 10th तक है नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, 11th से पूछा, 11 12 में जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर होगा वहीं से पूछा था। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है, ऊष्मा से होगा नहीं, ये तापमान से होगा। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है, ये आपके 10th तक तो है नहीं, 11th में पढ़ेंगे, जो सेल चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आता है, ये राइबोसोम हो जाएगा, या 12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ये NCERT का चार्ट से पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर उतरे तो वो डेट क्या थी, तो वो जुलाई 1969 था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 114वां है, ये भी NCERT का है, 10th का है ये तो। जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। हालांकि सोडियम है अपने आप में ही क्रियाशील धातु है अधिक, तो जिंक इसे प्रतिस्थापित तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके साथ ये बना लेगा सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, जिसे फटफट की ध्वनि निकलती है, पॉप ध्वनि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है पृथ्वी की सतह, देखो ये भी NCERT का चार्ट से पूछा है। पृथ्वी की सतह से लगभग कह सकते हैं इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह स्थापित किया जाता है, तो वो लगभग होता है 35,500 कुछ 67 कितना होता है, लेकिन इसमें लगभग में दे रखा है 36,000 किलोमीटर। ये था एक कार है वृत्ताकार गति कर रही, जिसका कोणीय वेग है 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड है, तो उसका आवर्तकाल होगा वो 1 सेकंड हो जाएगा। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, तो अम्ल है तो नीचे तो उसे क्षार मिलाना पड़ेगा, तो इसमें बुझा हुआ चूना लगाएंगे, मिलाएंगे, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बाकी बिना बुझा हुआ चूना होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में होगा 1/6, यानी 1/6 और 1/6 हो जाएगा। इनका LCM लेंगे तो आ जाएगा 2/6, और इसे ऊपर करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 6 ऊपर नीचे 2, तो ये तीनों हो जाएगा। बोर के परमाणु मॉडल में है निम्नलिखित में से H/2 पाई का पूर्णांक गुणज होगा। ये तो आपके शायद 9th या 10th में ही दे रखा है, कोड़ी समय कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपके 10th श्लेष्मा जो उपकला की कौन सी कोशिकाएं हैं वो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, ये गॉबलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक विद्युत फ्यूज तार है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपके धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो वो आपका C3H4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जड़त्व तो सबसे ज़्यादा होगा, ये 9th क्लास से पूछा है, तो वो ट्रक में होगा, जिसका ज़्यादा भार उसका कह सकते हैं जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ये आपके 12th क्लास से 11th क्लास से पूछा है। इसमें आपको बताना है कि एक तरफ जो जंतु उसके उत्सर्जी अंग दे रखे हैं, तो प्लेनेरिया का हो जाएगा ज्वाला कोशिका जिसे फ्लैम सेल बोलते हैं, केचुए का हो जाएगा जो नेफ्रेडिया बोलते हैं वृक्क, और बाकी देख लीजिएगा पहले का हो गया था चौथा, तो ये सब ऑप्शन में है, और इसमें बाकी दूसरे का हो गया था आपका तीसरा, तो ये इसमें है। तो फिर इसके बाद ये दोनों बचे हैं, कॉकरोच का हो जाएगा आपका मेलपी कोशिकाएँ या नलिकाएँ, और बाकी प्रॉन हो जाएगा जो ग्रीन ग्रंथियाँ होती हैं, यानी संरंगिक ग्रंथियाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण होता है, किस हार्मोन के नियमन के द्वारा होता है, ये वैसोप्रेसिन होता है, ADH में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 126 नंबर, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है
अब देखो, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ना, वो आपके वो 30 क्वेश्चन थे, ये पर्टिकुलर साइंस से थे, ठीक है। अब साइंस की जो पेडागोजी होगी और मैथ की होगी, अब दोनों के साथ ही साथ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन मैथ के। तो ये पेडागोजी है। अब ये पेडागोजी किस प्रकार की है वो आपको टॉपिक ऑलरेडी मैंने बता दिए थे, उन्हीं से संबंधित थे। हालांकि इन्होंने अप्लाई क्वेश्चन पूछे थे इस बोर्ड के द्वारा। जो सामान्य पेडागोजी पूछी जाती है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पात्रता वगैरह होती थी पहले, यानी जुलाई के महीने में हुई थी, तो उसमें सरल पूछे थे। यहाँ पर कुछ अप्लाई क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान या सामना है भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है। ये क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन सकारात्मक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा था कि जो शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह उपागम यानी अप्रोच है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये संज्ञानात्मक से ही हो जाएगी। हालांकि रचनावाद भी यही बात कहता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करें, तो वो अलग पैटर्न हो जाएगा। इसमें तो संज्ञानात्मक संरचना नए तत्व प्राप्त करने में मदद करती है, तो वो संज्ञानात्मक क्षेत्र ही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 था कि मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर है उसका हो जाएगा डी, यानी संज्ञानात्मक कारक ही डालेंगे बाधा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। गणितीय पत्रिका क्या होती है? तो इसे बोलते हैं जो शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 31 नंबर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा था, यानी 131 नंबर के विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक जो भी अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर उपयोग किया गया है? तो ये संबंधित हो जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप एंड एवोल्यूशन, यानी आप कह सकते हैं अनुवर्त एवं मूल्यांकन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है इसमें से। हालांकि इन सभी ऑप्शनों को देखें तो समय की बचत करना ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें। बाकी ये जो भी चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि जो निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीलन को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव था तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता थी। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप में अपनाया जाना चाहिए? तो हमें ये कहेंगे उसे अपनाना चाहिए व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, जिसे इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 134 पर है, इस पर पूछा है कि जो आपके दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट है विश्व दृष्टि में भिन्नता के कारण है, अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। किस प्रकार का रचनावाद है? तो आप ऐसे कहेंगे ये सामाजिक रचनावाद है, क्योंकि जैसे दृष्टिकोण है तो समाज में जिस प्रकार की जैसी थिंक है या जैसा वो माहौल है उस हिसाब से वो सोच के बताएगा, या उसका दृष्टिकोण होगा तो नीचे, तो उसे हम कहेंगे सामाजिक रचनावाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 135 पर है कि विद्यार्थी की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार का परीक्षण हम करेंगे? तो वो हम करेंगे, यानी व्यक्ति की अभिव्यक्ति बात होगी ना वो, और संगठनात्मक योग्यता तो वो आपके निबंधात्मक प्रश्न से ही आप परीक्षण से ही पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर हम बी पे जाएंगे।